हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी को पता है कि जीएससीईआरटी ने जो इस बार का मॉडल सेट जारी किया है, मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला जो है उसका जो मॉडल सेट जारी किया था, जिसमें हम 4 मॉडल सेट को हल कर चुके हैं। आज हम उसी का लास्ट सेट यानी 5th सेट लेकर आए हैं, उसी साइंस सब्जेक्ट का, और इसी के साथ हम लोगों का जीएससीईआरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का 5 सेट क्लास 10 का साइंस सब्जेक्ट का पूरा हो जाएगा। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। मैं हूं एम सर और आप देख रहे हैं एम सर स्टडी सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ रूल रेगुलेशन दिया गया है, देखिए वही हिसाब से हम रूल रेगुलेशन 1, 2, 3, 4 में जो सेट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 40 मार्क का रहेगा और 40 MCQ दिया जाएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आपके पास समय रहेगा 1.5 घंटा इस 40 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में। OMR में एग्जाम होगा, सिर्फ आपको गोल करना है सही उत्तर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश का जो किरण है, प्रकाश जो आ रही है, तो वो किरणें अगर गमन कर रही है मतलब जा रही है, तो वो किस रेखा में जाती है? वो कैसे जाती है? सीधी रेखा में, मतलब सीधा जाती है, या टेढ़ी मेढ़ी करके जाती है, या किसी भी दिशा में चला गया, इधर चला गया उधर चला गया, या इनमें से सभी? ऐसा बात नहीं है। सीधा अगर प्रकाश अगर किसी आ रहे हैं, अगर आप इसको घेर रहे हैं तो प्रकाश उस पर नहीं जाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि प्रकाश की गति हमेशा सीधी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। आंसर हो गया 1 का ये, सीधी रेखा में। 2 नंबर में आते हैं, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के कितना नियम है? 2 नियम है। तो वो जो नियम है वो लागू होते हैं किसमें? ऑप्शन ए, केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, या सभी परावर्तक पृष्ठों पर। दर्पण कोई भी हो, लेकिन अगर परावर्तक पृष्ठ है तो उससे ये लागू होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2 नंबर का डी, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। 2 नंबर का हो गया डी। 3 नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहा है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी, 2 गुनी, 3 गुनी, चौथाई। हम लोग जानते हैं कि एक बराबर होता है, यानी फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। यानी क्या है कि फोकस दूरी जो होगा वो वक्रता त्रिज्या का क्या होगा? आधी होगा, यानी हाफ होगा। तो इसका सही आंसर हो गया 3 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगी? यही आंसर है। इसमें वक्रता त्रिज्या 20, आर की जगह आप रख दीजिए 20 और नीचे रख दीजिए 2, तो इससे क्या निकल जाएगा? फोकस दूरी निकल जाएगा। 10 दूना 20 होता है, तो फोकस दूरी कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर, यानी 4 का सही आंसर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसमें क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण है और अगर वक्रता केंद्र सी पर कोई वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा याद रखिएगा कि कोई अवतल दर्पण है, कोई क्या है? अवतल दर्पण है, और उसका ये मुख्य अक्ष है, इसे क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि ये सेंटर में अगर किसी वस्तु को रखते हैं, तो सेंटर में अगर रखते हैं मतलब सी पर रखते हैं किसी, यहाँ तो एफ है, तो सी पर अगर किसी वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा, अगर सी में वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब भी सी में ही बनेगा। तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? सी पर, यानी 5 का हो जाएगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, ए और बी दोनों, कोई नहीं। ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। देखिए, अवतल दर्पण में जो वस्तु, इमेज फॉर्मेशन में हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो 6 केस है। कितना कंडीशन है? 6 कंडीशन है, और उस 6 कंडीशन में 5 कंडीशन में ऐसा है कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा 5 केस में। लेकिन एक केस ऐसा है कि आभासी बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। तो अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब ज्यादातर क्या होता है? यानी 5 केस में होगा वास्तविक और उल्टा, लेकिन 1 केस में हो जाएगा सीधा और आभासी। ये आप लोग देखे थे पिछले सेट में। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, क्योंकि आभासी वास्तविक दोनों होता है। ये बी दोनों भी ऑप्शन दे दिया है। अगर ऑप्शन में ये और बी दोनों नहीं होता तो इसका सही आंसर वास्तविक करते हैं, लेकिन यहाँ सी सही आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 का सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में ये पूछ रहा है कि वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? लगातार कई सेटों में दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो साइड मिरर होता है, तो अगर पीछे आने वाले जो वाहनों को अगर देखने का होता है तो किस दर्पण का आईना जो लगा रहता है, मिरर लगा रहता है, तो वो जो होता है लगातार कई सेटों में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का बी। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर, जिसे सौर कुकर भी कहा जाता है। सोलर कुकर में क्या
किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, तो कि क्योंकि वो क्या करता है, बहुत सारे लाइट्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। तो याद रखिएगा इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण। सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? गोलीय दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, मतलब यहाँ दर्पण भी है और लेंस भी है, जिसका फोकस दूरी -15 है। -15 है, माइनस है मतलब क्या है, उत्तल क्या अवतल, यही पूछेगा। दर्पण लेंस संभवतः है, तो दर्पण भी पूछ रहा है और लेंस भी पूछ रहा है। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण जो होगा, अवतल लेंस वही होगा। अवतल दर्पण है और उत्तल लेंस सेम होगा। तो यहाँ क्या है कि 15 सेंटीमीटर है, तो 15 है और माइनस है, तो यह क्या होगा, ये दर्पण भी और लेंस भी दोनों क्या होगा, अवतल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछ रहा है किसी लेंस की क्षमता P, क्षमता मतलब पावर P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर होता है 1/f, या हम लोग लिख सकते हैं F बराबर 1/P। इसमें किसी को खोजिए, मिल जाएगा। इसका सही आंसर यहाँ दिया है ऑप्शन ए में 10 का क्या हो जाएगा, ये P बराबर 1/f। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछ रहा है लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या है? लेंस का जो आवर्धन निकालते हैं हम लोग किस सूत्र के सहायता से? तो उसका सही आंसर होता है m बराबर होता है v/u। तो इसका सही आंसर क्या है, 11 नंबर का डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, अल्पतम मतलब निकटतम दूरी क्या है? तो लगभग क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र, हमारे जो नेत्र है, ये नेत्र क्या है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो गया 13 का ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूहों का आपस में आदान प्रदान होता है? किस अभिक्रिया में? ऐसा हम लोग देखे थे जब हम रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, जो आप लोगों का क्लास 10 का पहला चैप्टर है, उसमें जो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी सभी प्रकार के अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े थे। उसमें हम बताए थे कि मान लेते हैं कि कोई ए भी शादीशुदा है और सी डी भी शादीशुदा है, तो इसमें क्या होता है कि आदान प्रदान होता है। ए के साथ सी भाग जाता है, बी के साथ डी भाग जाता है, तो ये हो जाता है सी के साथ मिल जाता है और बी मिल जाता है डी के साथ। इस प्रकार के अभिक्रियाओं का क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन। इसमें क्या होता है, परमाणु का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का अदला बदली होता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को 14 नंबर का आंसर सही है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, द्विविस्थापन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया मतलब दाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए परमाणुओं की संख्या। इसमें क्या देखा जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम को देखा जाता है कि दोनों में उपस्थित, अगर मान लेते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। क्या बन गया, जल बन गया। अब H2 इधर है तो H2 है, O2 हो गया, तो यहाँ O2 लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया तो 4। इसमें क्या हो रहा है कि संतुलित किए उस समय क्या हो गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सभी क्या, सभी का द्रव्यमान संख्या जो है टोटल अगर करेंगे तो बराबर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ये, द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछ रहा है कि उपचयन में होता क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का वृद्धि होता है? इसका सही आंसर होगा 16 नंबर का ये, क्योंकि उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 17 नंबर में। ये पूछ रहा है कि पदार्थ कोई X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होती है, यानी उसको सफेदी करने में होता है। तो ये क्या है, ये तो X क्या है, X क्या है, याद रखिएगा। अगर सफेदी करने का बात होगा किसी विलयन का तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आंसर हो जाएगा 17 का ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछ रहा है कि धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? याद रखिएगा कि धातु का ऑक्साइड होगा तो क्षारीय होगा, और अधातु का ऑक्साइड होगा तो ये अम्लीय होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 का सही आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछ रहा है दिया गया चित्र, एक चित्र दिया गया है, उसमें ये कह रहा है कि क्या दर्शाता है? ए, जल की बर्बादी को रोका जाए, इसमें ये नहीं दिखाया जा रहा है। बी, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, इसमें ये हाथ देकर और वो ऊपर से अम्ल गिर रहा है, इसमें ये चेतावनी दे रहा है कि अगर वो सांद्र अम्ल है और क्षारक वाले बर्तन में रखा जाए तो उसमें हानि हो सकता है, इसके लिए इसका चेतावनी दिया जा रहा है इस चित्र में। 19 का सही आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में।
क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करती है? तो हम लोग एकदम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल जो है वो जल में घुलकर H+ आयन देता है और क्षारक क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का B। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 नंबर में ये पूछ रहा है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? कोई भी अम्ल जो है धातु के साथ जब भी अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। देखिए क्या है कि अम्ल मतलब HCl ले लिया और उसके साथ कोई धातु ले लिया, मान लीजिए कि सोडियम ले लिया, धातु है और सोडियम के साथ Cl तो मिल गया तो लवण बन गया NaCl और उसके साथ क्या निकल गया? उससे क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस। अब इसको संतुलित करने की आवश्यकता भी नहीं है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, याद रखिएगा हमेशा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? क्लोर क्षार प्रक्रम में हमेशा याद रखिएगा कि क्लोरीन का है इसमें, इसीलिए क्लोर क्षार कहा जाता है और ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है इससे। तो क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यानी सही आंसर हो जाएगा 22 का ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में। एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, कोई एक पदार्थ है जो जल में घुल जाता है, स्वाद में कड़वा होता है। अब स्वाद में कड़वा है मतलब क्षारक है, स्पर्श करते हैं तो साबुन की तरह होती है और प्रकृति संक्षारक है। क्या वो क्या पदार्थ है? यह याद रखिएगा, जल में घुलनशील कोई अगर क्षारक है तो उसे कहा जाता है क्षार। क्या कहा जाता है? क्षार। स्वाद में कड़वा भी होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का B। क्षारक नहीं क्षार होगा क्योंकि जल में घुलनशील वाला क्षारक है। क्वेश्चन नंबर 24 में अब आते हैं। निम्नलिखित में pH मान वाला वर्षा का अम्लीय वर्षा क्या होगा? अगर pH मान 5 या 5 से कम हो जाता है किसी वर्षा का, उसको कहा जाता है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहा जाता है अंग्रेजी में। 24 का सही आंसर हो जाएगा B। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में। 25 में ये पूछ रहा है किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली को ले जाए, अगर तीली मतलब वो माचिस वाला तीली को अगर वहाँ ले जाते हैं, फटफट ध्वनि के साथ जलती है, वो गैस क्या है? याद रखिएगा इस प्रकार कोई अगर घटना घटित होती है तो इसमें क्या कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस के पास अगर कोई तीली लेकर जाते हैं तो वो फटफट करके क्या होगा? वो फटफट करने लगेगा, वो जल। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 25 का 80। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में ये पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में उत्सर्जन, उपरोक्त सभी होता है। अगर किसी मान लेते हैं कि कागज जो है, कागज को जला दिए तो उसमें क्या हो गया? रंग में परिवर्तन हो गया, उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, उस गैस बन गया नया, और अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है? सभी हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का D। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में ये पूछ रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? हम लोग जो खाना खाएं, हमारे जो आहार नाल है, ये जो ग्रसिका है, आमा से है, छोटी आंत बड़ी आंत होकर गुदा से निकला जो पूरा क्रम था उसे कहा जाता है पोषण। तो उसके किस अंग में भोजन का अवशोषण होता है? तो 27 का सही आंसर होगा B। छोटी आंत में होता है, तो 27 का हो गया आंसर B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है? रक्त वाहिका 2 होता है, धमनी होता है और शिरा होता है। इसमें यह पूछ रहा है हृदय से शरीर की ओर, हृदय जो है उससे शरीर की ओर। तो हृदय से जब शरीर की ओर जाएगा तो वो शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त, और ऑक्सीजन है मतलब धनी है, धनी मतलब धमनी है, और धमनी से दवा होता है। तो इसका सही आंसर होगा 28 का B। इसका एक ट्रिक भी बताया था हम। बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? अगर किसी अंग कट गया, मान लीजिए उंगली कट गया, तो उससे जो खून निकल रहा है, तो रुधिर मतलब खून निकल रहा है, तो कभी ना कभी तो वो कटा हुआ स्थान तो रह जाएगा, लेकिन कभी ना कभी तो बंद होगा। क्या? रक्त का थक्का जमेगा, तो वो रक्त का थक्का जमने के कारण रक्त का जो बिल्डिंग हो रहा है वो रुक जाएगा। तो ये किस कारण होता है? हमारे शरीर में क्या है? प्लेटलेट्स है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा D। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में ये पूछ रहा है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा बाष्पों के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का हानि क्या कहलाता है? वाष्प के रूप में अगर पौधों के जो पत्तियां होता है, वायवीय भाग रंध्र के द्वारा जो पानी का हानि होता है, मतलब पानी निकल रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाष्पोत्सर्जन। तो इसका आंसर हो गया सही आंसर C। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में। 31 में ये पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक क्या है? प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जल मिला, सूर्य का लाइट के उपस्थिति में ये क्या किया? क्लोरोफिल के द्वारा वो क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट बना।
C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बना, और उस कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेन प्रोडक्ट होता है। C6H12O6 वो होता है मेन प्रोडक्ट, मुख्य प्रोडक्ट। यहाँ मुख्य उत्पाद के बारे में बोला गया, तो हम लोग देंगे कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकालता है। तो इसका सही आंसर 31 का हो जाएगा ये। अब बात है क्वेश्चन नंबर 32 में, 32 नंबर में ये पूछ रहा है आमाशय की आंतरिक स्तर, आमाशय जो है हमारे शरीर में, उसका आंतरिक स्तर का आम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है। अगर एसिडिटी हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उसका रक्षा जो उसका आंतरिक स्तर का, अगर आंतरिक स्तर का एसिडिटी में उसका रक्षा कौन करता है, याद रखिएगा श्लेष्मा करता है, यानी सही आंसर हो जाएगा 32 का ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में। 33 में ये पूछ रहा है निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। छोटी आंत यानी क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबसे ज्यादा लंबा किस में होता है। मनुष्य में, कुत्ता में, गाय में, शेर में। याद रखिएगा कि शाकाहारी जंतु जो होगा उसका छोटी आंत सबसे बड़ा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय। बाकी सब मनुष्य, कुत्ता और शेर सब मांसाहारी है, तो शाकाहारी में आ गया गाय, और सही आंसर हो जाएगा 33 का सी गाय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। हम लोग जानते हैं अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन में कई भाग है, विखंडन, खंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, कुछ भी। तो इसमें अमीबा में पूछा गया है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ये। विखंडन प्रक्रिया द्वारा अमीबा अपना जनन करता है, यानी 34 का सही आंसर हो जाएगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में ये पूछ रहा है पर्तन कलम, कलम जो होता है ना, कोई पेड़ है और उसका कोई एक शाखा से हम लोग क्या करते हैं, कलम बना लेते हैं, फिर उस कलम अगर वो फिर उस शाखा को काट कर नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन प्रक्रिया है। तो ये है अलैंगिक जनन, और ये होता है कायिक प्रवर्धन। क्या होता है, कायिक प्रवर्धन, इसे कहा जाता है कायिक प्रवर्धन, यानी पेड़ से ही पेड़ बनता है। जैसे ब्राइफाइलम के पत्तियों में क्या नया पौधा उग जाता है, तो ये भी कायिक प्रवर्धन है, यानी 35 का सही आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 36 में ये पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अंडाशय। बाकी परागकश, तंतु, पुंकेसर ये सब क्या है, नर जनन का भाग है, तो इसका सही आंसर हो गया 36 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है। एक ऐसा रोग जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग होता है, तो वो क्या है, कैंसर, ये तो नहीं, टाइफाइड भी नहीं, कोरोना भी नहीं, कोरोना का बाद नाम आ गया देखिए। तो ये क्या है, गोनोरिया। गोनोरिया एक ऐसा रोग है जो क्या है, लैंगिक संचरण रोग है, तो इसका सही आंसर हो गया 37 का 80। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें यह पूछा गया कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए तो शुक्राणु का निर्माण नर में होता है या मादा में होता है, और अगर मादा में होता है या नर में होता है, जिसमें भी होता है, तो उसमें वृषण की संख्या कितनी होती है, ये जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। शुक्राणु जो निर्माण होता है वृषण में, तो वृषण का संख्या कितना होता है, और नर में कि मादा में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए। 38 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। तापीय विद्युत संयंत्र में, तापीय मतलब ताप, और ताप मतलब उष्मा, तो उसमें उष्मा का उत्पन्न होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि उष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ताप विद्युत के तरह में क्या होता है, एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में, उसमें क्या होता है, ताप का उत्पन्न होता है, और उस ताप या उष्मीय जो शक्ति है उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। इस वीडियो का, इस सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है। इसी के साथ पूरा हम लोगों का खत्म हो जाएगा सेट। गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। गोबर गैस यानी बायोगैस, बायोगैस माने जैव गैस, इसे जैव गैस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का सी। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम में हम लोग क्या किए, पांचों सेट को पूरा कर चुके हैं। लगातार 5 सेट को हम लोग सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि अगर ये पांचों सेट आप याद कर लेते हैं तो पांचों सेट से जरूर आप लोगों का 40 नहीं तो 39-38 क्वेश्चन जरूर आएगा, मेरा ये अपना विचार है। तो इसीलिए आप लोग इस पांचों सेट को बढ़िया से समझने के बाद याद कीजिएगा। अगर सिर्फ क्वेश्चन याद करते हैं तो वहां जाकर मिस्टेक होगा। तो जरूर आप पहले उसको समझें, फिर उसका आंसर को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और इस प्रकार के वीडियो को लगातार पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, और इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा जो आप होमवर्क दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।